प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त शतरंज की बिसात मालूम होती है। एक फरीक अगर एक चाल चलता है तो दूसरा उसके बढ़कर चल देता है। एक अगर मात की तैयारी कर रहा होता है तो दूसरा बढ़कर शह दे देता है। समझ नहीं आ रही कि कौन कैसी चाल चल रहा है और कौन इस शतरंज की बिसात पर जीतने जा रहा है, क्योंकि एक वक्त में लगता है कि इमरान खान साहब ने एक ऐसी चाल चल दी है कि उन्होंने अपनी ओपोजिशन को बैकफुट पर डाल दिया है। आज वफाकी हुकूमत की तरफ से या स्पीकर साहब की तरफ से 35 पीटीआई के एमएनएस के इस्तीफे कबूल कर लिए गए हैं और अब लगता यह है कि जो तहरीक इंसाफ है वो थोड़ा मुश्किल में पड़ जाएगी, क्योंकि इमरान खान तैयारी कर रहे थे शहबाज शरीफ को मुश्किल में डालने की और उनको लगता था कि उनकी नींदें अब रात की उड़ जाएंगी और इमरान खान को लगता था कि इनको अब एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। अगर शहबाज शरीफ साहब एतमाद का वोट नहीं ले पाते किसी वजह से और मामला रन ऑफ इलेक्शन में जाता है तो अब नून लीग सिक्योर हो गई है, क्योंकि अब उनके पास अक्सरियत मौजूद रहेगी। 35 पीटीआई के लोग कम हो गए हैं, डी नोटिफाई कर दिए गए हैं, अब वो असेंबली नहीं आ सकते। तो ये मामला किधर को जा रहे हैं? क्या इलेक्शन होने जा रहे हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ बाकी पूरे मुल्क में भी इलेक्शन होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे हैं? तो इस पर तो एक हम बात करते ही हैं। दूसरा, कराची में बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, उस पर में जमात इस्लामी ने अगरचे 88 सीटें ली हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका ख्याल है कि कई सीटों पर धांधली हुई है। कुछ डेटा जो है वो जमात इस्लामी की तरफ से जारी भी किया गया है जिसमें उनका दावा है कि फॉर्म 11-12 का डेटा मुख्तलिफ है और इलेक्शन कमीशन की धांधली के बाद जो रिजल्ट्स हैं वो तब्दील किए गए हैं, यानी इलेक्शन कमीशन ने जो नताइज दिए हैं वो मुख्तलिफ हैं। अब मिसाल के तौर पर औरंगी टाउन UC3 का फॉर्म 11-12 के मुताबिक जमात इस्लामी के 4825 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2625 हैं, लेकिन जमात इस्लामी का दावा यह है कि इलेक्शन कमीशन की धांधली के बाद उनके वोट जो है वो तकरीबन उतने ही रहे, लेकिन पीपल्स पार्टी के वोट बढ़ा के 49-100 कर दिए गए। इसी तरह से बाकी यूसीज में भी है। तो कई ऐसी यूसीज पर जमात इस्लामी का यही दावा है, लेकिन बहरहाल 2 सीटों पर आज उन्हें कामयाबी भी मिली है। तो आइंदा दिनों में शायद जो जमात इस्लामी की शिकायत हैं उसका इजाला हो सके। लेकिन जो अभी तक फिगर्स हमारे पास आए हैं इसके नतीजे में ऐसा लगता है कि जमात इस्लामी या तो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इसकी जो मेयर है या डिप्टी मेयर है उसकी दौड़ में शामिल होगी या फिर तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर। तो बहुत सारे मामलात हैं जो वफाक की सतह पर भी और कराची के में भी जो कुछ हो रहा है, इन तमाम चीज़ों पर प्रोग्राम के शुरू में हम बात करते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिराजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सर ये मैं कराची से शुरू कर लेता हूं, फिर बाकी मामलात पर आता हूं। आपके ख्याल में एग्जैक्टली अगर ये धांधली हुई है तो कितनी सीटों पर हुई है और ना हुई होती तो कितनी सीटें आप कैलकुलेट किए बैठे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया, आपने बहुत अहम इशू पर यह प्रोग्राम बनाया है। पहली बात यह है कि कोई जज्बाती बात मैं नहीं करता हूं, मैं सिर्फ मेरिट और अदल और इंसाफ की बात करता हूं कि जिन हलकों के बारे में खुद इलेक्शन कमीशन का बनाया हुआ फार्म 11 हमारे साथ है और जिसमें हमारी जीत है, उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने ऐलान क्यों नहीं किया? सवाल यही है, क्या उन्होंने वो फार्म गलत दिया है? अगर फार्म सही दिया है तो उसके मुताबिक फिर ऐलान क्यों नहीं हो रहा है? तो हमारा डिमांड यही है कि अगर 88 का फिगर इस वक्त है इसलिए कि आज 2 मजीद का इजाफा हुआ, तो हमारे जो मजीद 7 हलके हैं जिसमें हमारी यकीनी जीत हुई है, हम चाहते हैं कि अवाम के मैंडेट पर शब खून न मारा जाए और अवाम के आरज़ुओं और तमन्नाओं और उनके टप्पे के मुताबिक ये हलके जमात इस्लामी के बनते हैं, हमें दिया जाए। जब तक आप नहीं देंगे हमारी जद्दोजहद होगी, हमारा एहतजाज होगा, हमारा मुतालिबा होगा, बात आगे नहीं बढ़ सकेगी। सही है। तो सिराजुल हक साहब, ये कितनी सीटें हैं एग्जैक्टली आपके इल्म में है कि कितनी सीटों पर धांधली हुई है, और अगर तमाम शिकायत आपकी दूर हो जाएं तो कितनी सीटें हो जाएंगी 88 में कुल मिलाकर? वैसे मेरा अपना जो कैलकुलेशन है या अपना जो यकीन है वो है कि जमात इस्लामी ने 103 हलकों में कामयाबी हासिल की है एनी हाउ, लेकिन हमें जो फार्म 11 मिले हैं वो 96 का है। अब 96 में जो हमारे साथ सबूत मौजूद है, डॉक्यूमेंट मौजूद है, दस्तखत शुदा पेपर मौजूद है, उसमें अगर आप हमें 86 देते हैं और बाकी नहीं देते हैं तो आखिर क्यों नहीं देते हैं? इसका मतलब यही हुआ कि
आप रियासती हुकूमती इख्तियारात के जरिए पीपल्स पार्टी को नंबर 1 पार्टी बनाना चाहते हैं, जो कभी भी नहीं होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि ये हजम करना पीपल पार्टी के लिए खासा एक मुश्किल काम होगा। अवाम का एक फैसला है, उसको तस्लीम किया जाए। पीपल्स पार्टी अगर समझती है कि वो जमहूरी जमात है तो फिर अवाम के मैंडेट का एहतराम करे, और इसलिए एयर पेयर के ज़रिए या दानली के ज़रिए, ज़ोर ज़बरदस्ती के ज़रिए हमारे जो मज़ीद 7 हल्के हैं वो क्लियर किया जाए, उनका अनाउंसमेंट किया जाए, और जो हमारे फार्म है पहले मरहले में जो हमारे साथ मौजूद है, जिसमें हमारी जीत है, वो तो हमारे हवाले किया जाए। सही है। लेकिन सिराजुल हक साहब, आपको लगता है कि एहतजाजों के नतीजे में रिजल्ट चेंज होते हैं? क्योंकि हमने देखा कि पाकिस्तान में जब भी, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी माजी में बड़े एतराज़ात रहे हैं, उन्होंने तो धरना दे दिया 126 दिन का इसी एहतजाज के तौर पर कि हमारे साथ धांधली हुई है, 4 हल्के खोलो, ये मुतालबा कर रहे थे, लेकिन उनको भी कुछ नहीं मिला। आप ऐसा एहतजाज कैसा करेंगे कि जिसके नतीजे में आपको एहतजाज के नतीजे में कुछ मिल जाएगा? नहीं, हम हिसाब किताब की बात करते हैं कि अगर एक बार आपने हमारी जीत के हवाले से हमें डॉक्यूमेंट दिया है और उसमें पीपल्स पार्टी के वोट भी बिल्कुल वाज़े हैं और हमारे वोट भी बिल्कुल जाहिर है, तो फिर 2, 4, 5 घंटों में ऐसी कौन सी क़यामत आई, क्या हुआ कि हमारे जो मेजॉरिटी है वह कम हो गए और आपके कम वोट ज़्यादा हो गए? तो आपके कम ने बच्चे दिए तो हमारे ज़्यादा ने क्यों बच्चे नहीं दिए? सवाल यही है। तो मैं समझता हूं कि अगर फेयर इलेक्शन हो तो फिर हमारे इस मैंडेट को तस्लीम किया जाए। और पीपल्स पार्टी का सच्ची बात यह है कि अगर आपका ये मुतालबा तो नए है, लेकिन बिल्कुल अगर जी यानी पीपल्स पार्टी असदुल्ला साहब एक स्पेशलाइजेशन रखती है दानली करने में, और जाहिर है पुरानी जमात है और मुसलसल हुकूमतों में रही है, फिर सरकारी वसाइल, हुकूमती वसाइल, हर तरह के वसाइल इस्तेमाल भी करती भी है, जानती भी है। हमारे साथ तो देखिए न हुकूमत है, न MNA है, न MPA है, न सरकारी वसाइल है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अवाम का एक रद्द-ए-अमल था मौजूदा निज़ाम के बारे में, जिन्होंने हमें वोट दिया। अब अगर पीपल्स पार्टी अवाम की इस आवाज़ को नहीं सुनती है, उसको सुनना पड़ेगा। ठीक है सिराजुल साहब, अगर आपकी ये बात मान भी ली जाए कि आपकी असल में 103 सीटें बनती हैं, फिर भी सादा अक्सरियत नहीं होती और आपको किसी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद करना पड़ेगा अपना मेयर लाने के लिए, लेकिन इससे ये जरूर होगा कि आप नंबर 1 पार्टी बन जाएंगे। अब इस सिनेरियो में अगर आपके पास 2 ऑप्शन हैं, आप जमात इस्लामी की तरफ जाएंगे या पीपल्स पार्टी की तरफ जाएंगे, अगर दोनों ऑप्शन में आपको मेयर बनाने का मौका मिल रहा है तो आपकी चॉइस क्या होगी? हमारी ख्वाहिश है कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाए ताकि हम इस मुश्किल ही से निकल जाए। एक ये। दूसरी बात यह कि इस वक्त तो हम एक जद्दोजहद में हैं कि हमारा हक हमें मिल जाए। अब किसके साथ इत्तेहाद करना है, किसके साथ नहीं करना है, हमारे दरवाजे भी खुले हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, सबके राबिते भी हो रहे हैं, लेकिन ये अभी कबल अज वक्त है। इस पर पहले मरहले में हम चाहते हैं कि मामलात क्लियर हो और एक क्लीन तरीके से इनका जो रिज़ल्ट है वो सामने आ जाए। जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं होता तो किसको साथ लिया जाए न लिया जाए, ये सवाल कबल अज वक्त है। बाकी सबके साथ राबिते में, सब टेलीफोन कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, दावतें दे रहे हैं, लेकिन हमने किसी को हाँ या नहीं इसलिए नहीं किया है कि हम खुद एक मुश्किल में है कि लोगों ने जहाँ जहाँ हमें वोट दिया है उसको क्लियर क्यों नहीं किया जा रहा है। सिराजुल हक साहब, क्या पीपल्स पार्टी की तरफ से ऐसा कोई पैगाम आपको मिला है कि आप तहरीक इंसाफ की तरफ मत जाइए, भले ही हमारी चंद सीटें आपसे ज्यादा हैं, आप अपना मेयर बना लीजिए, लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ मत जाइए, हम डिप्टी मेयर बना लेंगे, आइए हमारे साथ बैठकर बात कीजिए? कोई ऑफर ऐसी पीपल्स पार्टी की तरफ से हुई है? देखिए, पीपल्स पार्टी की तरफ से अभी क्या लेना और क्या नहीं देना, इस तरह कोई बात तो नहीं हुई है। तो लेकिन उनके स्टेटमेंट आते हैं कि हम जमात इस्लामी के साथ काम करने के लिए तैयार है और हम मिलकर काम करेंगे। लेकिन ये काम
तभी हो सकते हैं जब वो रियलिटी तस्लीम करे, नताइज तस्लीम करे, जमात इस्लामी को उनका मैंडेट दे दे, तब आगे जाकर मामलात तय हो सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे मेजॉरिटी को अक़लियत में तब्दील करके मामलात बनाना चाहते हैं तो फिर ये कैसे बनेगा, आप खुद ही बताएं। सही। सर साहब, कुछ लोगों का तज्जिया ये है कि जमात इस्लामी चूंकि फंड्स के मामलात होते हैं, तरक्याती काम करने हैं, तो तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद बनाकर कुछ खास हासिल नहीं होगा। पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद बनाने में जमात इस्लामी का फ़ायदा यह है कि वो मिलकर फंड्स ले सकते हैं, उस पर पैसे खर्च कर सकते हैं। क्या आपके पेश नज़र भी ये नुक्ता है और आप इन्हीं लाइन्स पर सोच रहे हैं? असदुल्लाह साहब, पैसा और फंड ये बात की चीजें हैं। पहले तो अदल और इंसाफ और मेरिट की बात हो जाए ना जी। बाकी तो पीपल्स पार्टी ने गुज़श्ता तवील अरसे से हुकूमत की है, 14 सालों से तो सिंध में मौजूद है। पीटीआई भी 10 सालों से तो खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है। इन सब ने जो कुछ किया वो कौम के सामने है माशाअल्लाह। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि कहीं न कहीं तो हमें अदल और इंसाफ और मेरिट की तरफ आना पड़ेगा। तो क्यों ना, अगर आप अपने आप को एक जमहूरी जमात कहते हैं तो उसका आगाज करें ना कराची से। लोग अप्रिशिएट भी करेंगे कि हाँ, कराची की आवाज़ पीपल पार्टी ने सुनी है और कराची के लोगों ने जिस पार्टी पर एतमाद किया है उनको उनका हक दिया है। तो मैं समझता हूं कि रुकावट डालने की बजाय हिसाब किताब और हक की बुनियाद पर फैसले हो तो ये फंड से ज्यादा अहम है। बाकी कराची को कोई फंड तो नहीं देता है, वहां तो फंड खुद रेवेन्यू जनरेट होता है। सबसे ज्यादा वो सुबह सिंध के बाकी इलाकों को देता है, वो पाकिस्तान के बाकी इलाकों को देता है। तो कराची की अपनी आमदन अगर कराची पर इस्तेमाल किया जाए तो उसको किसी और हुकूमत से लेने देने और एहसान बंदी की जरूरत ही नहीं होगी। जी अच्छा, सराजुल साहब, आपके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही नारा लगा रही है कि हम हारे नहीं हैं, दरअसल हमारे साथ धांधली हुई है। आपके ख्याल में ये धांधली जितनी सीटों पर आप बता रहे हैं उसमें तो फिर आप अगर नंबर 1 हो जाते हैं तो पीपल्स पार्टी ही नंबर 2 पार्टी रहेगी और तहरीक इंसाफ फिर भी नीचे रहेगी। आपके ख्याल में ये धांधली तहरीक इंसाफ के साथ भी हुई है, और अगर धांधली ना हुई होती तो क्या तहरीक इंसाफ आपके बराबर या आपके करीब करीब होती या आपसे ऊपर होती? देखिए, मैं तो जमात इस्लामी की वकालत कर रहा हूं। पीटीआई अपनी वकालत खुद करे, अपनी बात खुद करे। मैं तो यही रोना रो रहा हूं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है और जिन हलकों में हमारा क्लेम दावा है वहां हमें मुतमईन किया जाए कि अगर एक फार्म मेरे साथ मौजूद है उसमें जमात इस्लामी की जीत है। इस दावे का ताल्लुक जमात इस्लामी के साथ भी है ना, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर धांधली ना हुई होती सराजुल हक साहब तो फिर हम नंबर 1 पार्टी होते, जमात इस्लामी ना होती। देखिए, अब अगर यानी इस वक्त तो माशाल्लाह 15 सियासी जमातें हैं पार्लियामेंट में और सब के सब हुकूमत में है। किसी का सदर है, किसी का वजीर आजम है, किसी का वजीर खारिजा है, किसी का गवर्नर है। तो पीपल्स पार्टी, पीडीएम, पीटीआई सब इस वक्त हुकूमत में है सिवाय हमारे। तो उन्होंने अगर अब तक एक निज़ाम को शफाफ नहीं बनाया, अस्पतालों में इलाज नहीं है, तालीमी इदारों में तालीम नहीं है, अदालतों में इंसाफ नहीं है, रोजगार नहीं है, तो कौन जिम्मेदार है? जाहिर है पीडीएम, पीटीआई और पीपल पार्टी जिम्मेदार है। तो अगर कोई हुक्मरान कहता है कि हमारे मुल्क की अदालतों में इंसाफ नहीं है तो वही हुक्मरान तो जिम्मेदार हुआ ना। उसने क्यों ऐसा निज़ाम नहीं बनाया जिसके नतीजे में इंसाफ सबको मिलता। तो अगर कोई खराबी मौजूद है उसकी जिम्मेदारी इन तमाम पार्टियों पर आ जाती है, इसको तस्लीम करना चाहिए। बाकी जब हम बाकी हलकों में जो हमारा हक है हमें मिल जाए तो अब देखेंगे कि उसके नतीजे में पीपल पार्टी ने जो इस वक्त कुछ हलकों और कुछ सीटों पर कब्जा किया है उसका कम हो जाएगा, जमात इस्लामी नंबर 1 पार्टी बन जाएगी। ठीक,
सही है। चले, मैं कौमी सियासत पर भी चंद सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। सिराजुल हक साहब, ये बताइए कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है, पंजाब असम्बली तहलील हो गई, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जा रही है, फिर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि फोर्स किया जा रहा है कि तमाम इलेक्शंस एक साथ हों, कौमी असम्बली के भी साथ ही हों, 3 महीने के अंदर अंदर हों। आप इस सिचुएशन को, क्योंकि आप किसी भी हुकूमत में नहीं हैं, आप इस सिचुएशन को कैसे एनालाइज कर रहे हैं? क्या अगले 3 महीने में पाकिस्तान में तमाम सूबों में बशमूल कौमी असम्बली इलेक्शंस देख रहे हैं? असदुल्ला खान साहब, अफसोस की बात यह है कि एक लिहाज से तमाम सियासी जमातें जो हुकूमतों में शामिल है ये फेल हो गए, ये एक्सपोज हो गए, और कोई एक काम भी पीडीएम, पीटीआई, पीपल्स पार्टी नहीं बता सकते कि हमने ये काम सीधा किया। हर चीज अब भी टेढ़ी है। यानी जब अब इस हुकूमत का दौरानिया या मुद्दत पूरी हो रही है तो मंजरनामा यही है कि कराची से लेकर चतराल तक पूरी कौम आटे के 20 किलो आटे के लिए कतारों में खड़ी है। और शर्म यही है कि अगर किसी के साथ एमपीए, एमएनए का चिट और सिफारिश नहीं है, उसको मिलता भी नहीं है। तो इंसान ने चांद पर कदम रखा और लोग कहते हैं कि मरीख में प्लाटिंग हो रही है, और आपकी कौम 20 किलो आटे के लिए कतार में खड़ी है। और मर्द तो क्या, हमारे माएँ, बहनें और बेटियां भी आटे के ट्रकों के पीछे लगी हैं, शनाख्ती कार्ड उसके हाथ में। ये हशर इसका हल क्या है साजुल हक साहब? मगर क्या इलेक्शन ही इसका हल है या इलेक्शन का इल्तवा इसका हल है? देखिए, जिन लोगों ने पाकिस्तान को लूटा है, चूंकि वो खुद सब के सब मरकजी और सूबाई हुकूमतों में शामिल है, तो न नेब उसका इस्तेसाब कर सकता है, न अदालतें उनको कुछ कह सकती है, और तमाम इदारे उसके सामने बेबस है। पानामा लीक्समैन के नाम शामिल, पंडोरा बॉक्समैन के नाम शामिल, कर्जे लेने वालों में इनका नाम शामिल, बेनामी बड़े बड़े अकाउंट इन लोगों के, लेकिन इनका एहतसाब कोई भी नहीं कर सकता है इस निज़ाम में। इसलिए बिलाखिर इनका एहतसाब तो करना पड़ेगा, और हकीकी एहतसाब हमारी कौम ही कर सकती है। तो मैं चाहता हूं कि इलेक्शन हो, लेकिन इलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स हो। रिफॉर्म्स के बगैर इलेक्शन हो जाए तो आप देखेंगे कि इससे भी बदतर हालत होगी, और ये एक एक्सरसाइज फॉर नथिंग होगा। तो ये तो वही मुतालबा जो कराची में एमक्यूएम कर रही थी के बाद भी आप कहते हैं कि नहीं, जैसा है वैसा कराएं। जी, मैं ये कहना चाहता हूं ना कि अगर इलेक्शन के बाद भी आपने 10 गिरबान ही रहना है, तो क्या ये मुनासिब नहीं है कि पहले इलेक्शन रिफॉर्म्स हो, कि भाई एक ऐसा खेल खेला जाए जिसमें हिस्सा लेने वाले नताइज पर तमाम खिलाड़ियों का इत्तेफाक हो। माजी तो यही है कि जिस दिन इलेक्शन हो जाता है उसी दिन हारने वाला चीख पुकार शुरू करता है कि हमारे साथ जुल्म हुआ। तो मैं इसलिए चाहता हूं कि एक ऐसा इलेक्शन का तरीक़ेकार हो जिसमें दानली न हो, जिसमें इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार हो, इंतजामी लिहाज से, माली लिहाज से, और जिसमें पैसे की बुनियाद पर, दोनस और दाली की बुनियाद पर कोई पार्टी दोबारा, और चाहे इस प्रोसेस में 1 साल का वक्त भी लग जाए, लेकिन इलेक्शन आप कहते हैं कि ये प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन होना चाहिए, चाहे इसमें 1 साल ही क्यों ना लगे। नहीं, मैं साल की बात नहीं करता हूं, मैं रिफॉर्म्स की बात करता हूं। लोगों के लिए तो एक एक दिन मुश्किल है इस पीटीआई और पीपल पार्टी और पीडीएम के निज़ाम में। एक दिन भी सांस लेना, सुबह और शाम करना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। तो अगर इन लोगों के अंदर इखलास हो, नीयत अच्छी हो, जमहूरियत पर यकीन रखने वाले हैं, तो फिर ये काम तो 5 दिनों में भी हो सकता है, ये तो 1 महीने में भी हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इलेक्शन रिफॉर्म्स हो। इसके लिए हमने पीपल्स पार्टी के साथ बात की, पीटीआई के साथ बात की, मुस्लिम लीग के साथ बात की कि आए मिलकर मुतनासिब नुमाइंदगी पर इत्तेफाक कर ले, ताकि जागीरदार और करब सरमाएदार से लोगों को आज़ादी मिले और लोग पार्टी मंशूर को, पार्टी क़ियादत को वोट दे, और जागीरदार और सरमाएदार और लैंड माफिया और ड्रग माफिया से हमारी सियासत आज़ाद हो जाए। ठीक,
बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया सराजुल हक साहब, अमीर जमात इस्लामी हमारे साथ मौजूद थे। कराची के अलावा कौमी सियासत पर भी उन्होंने कुछ गुफ्तगू की है। एक ब्रेक लेते हैं, छोटा सा ब्रेक के बाद ये जो इस्तीफे हैं इसके क्या असरात मुरतब होंगे और ये इस्तीफे क्यों कबूल किए गए हैं, इसके मकासद क्या हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की का अगला लाहे अमल क्या होगा, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आकर। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PMLN के रहनुमा, बहुत शुक्रिया सर, खुशामदीद कहते हैं। और वासिक कयूम अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वासिक साहब बहुत शुक्रिया, आपको भी खुशामदीद। ये इस्तीफ़ों के बारे में PTI की बड़ी देना ख्वाहिश थी कि हमारे इस्तीफ़े कबूल कर लिए जाएँ, लेकिन कल ये फैसला हुआ था या इमरान खान के जहन में ख्याल आया था कि हम जा सकते हैं वापस, और इसको काफ़ी इस बयान को काफ़ी डिस्कशन में भी ये बयान आया था। आज एक यूं लगता है कि नहले पे दहला मारा है PDM ने, और स्पीकर साहब ने जो है वो इस्तीफ़े कबूल कर लिए हैं। PDM से मुराद है पीपल्स पार्टी भी जो है वो इस हुकूमत का हिस्सा है। तो राना एहसान अफजल साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, आप कह रहे थे कि आइए शामिल हों, पार्लियामान का हिस्सा बने। अब जब उन्होंने इरादा किया है पार्लियामान में आने का, तो आपने उनके इस्तीफे कबूल कर लिए हैं 35 लोगों के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सिर्फ इनकी ख्वाहिश ही मेरे ख्याल से पूरी की है स्पीकर नेशनल असेंबली ने, हमने नहीं कबूल किए, स्पीकर नेशनल असेंबली ने कबूल किए। और मेरे ख्याल से इन जितने भी लोग ये जिनके इस्तीफे कबूल किए, या आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे स्पीकर साहब ने ये कदम उठाने से पहले मशवरा ही नहीं किया इत्तेहादी जमातों से। देखें, असल में स्पीकर साहब को तस्दीक करनी थी कि इस्तीफे वाकई इन्होंने दिए हैं, ये चाहते हैं। तो ये सब लोग जिनके कबूल किए गए हैं, इन्होंने पब्लिक में ये बरमला कहा कि हमारे इस्तीफे कबूल करने के लिए, तस्दीक करने के लिए उन्होंने शर्त ये लगाई थी कि बारी बारी मेरे पास आओ, मैं एक एक से पूछना चाहता हूं। बिल्कुल, ये उन्होंने कहा था। अब आप ये कौन सा आर्गुमेंट दे रहे हैं कि जी उन्होंने टीवी पे कहा था इसलिए कबूल कर लिए? बस ये मेरे ख्याल से उनको वो सेटिस्फाई हो गए और इस्तीफे कबूल लिए गए। इनकी ख्वाहिश देखें, अभी भी रास्ता खुला है। ऐसा मुझे लग रहा है कि यहाँ आइन और कानून कोई चीज नहीं है, बस स्पीकर साहब ने कर दिया और ये शरारत की है। आज भी इनके पास अगर इस्तीफे किसी ने चैलेंज करने तो कोर्ट में चले जाएं कि भैया हमारे इस्तीफे ठीक तरीके से नहीं लिए गए और हम तो नहीं देना चाहते इस्तीफे। तो वो रास्ता खुला है, शायद वाला रास्ता, शकूर शायद वाला, मेरे ख्याल से जो कराची से जी। तो वो अभी भी ओपन है। अगर किसी को लगता है कि ज्यादती हुई है तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाए और रिवर्स करा ले अपना इस्तीफा। वो तो पहले भी अदालत के पास गए थे, अदालत में जाकर उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि सारे एक साथ कबूल किए जाएं, क्योंकि सबने एक साथ दिए हैं। पहले आपने 11 कबूल कर लिए, एक साथ कबूल नहीं किए, इसके लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट गए थे। लेकिन उस वक्त तमिल साहब ने कहा कि ये जो है वो इख्तियार है स्पीकर साहब का, जो वो चाहें वो करें। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, तो यही उन्होंने इख्तियार इस्तेमाल कर लिया स्पीकर साहब ने। और अब अगर किसी को लगता है कि गलत हुआ है तो वो कोर्ट का रास्ता दोबारा कोर्ट में चले जाए, प्रेसिडेंट तो मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, और रिवर्स करा ले। लेकिन देखिए जो बात है ना, बात ये कि ये असेंबली में अब वापस आना चाहते हैं तो बिल्कुल आए, लेकिन ये अवाम के लिए बड़ी क्लियर बात है कि असेंबली में ये अवाम के लिए वापस नहीं आना चाहते, असेंबली में ये जमहूर के लिए वापस नहीं आना चाहते, असेंबली में जो पाकिस्तान के मफाद में फैसले होने उसके लिए नहीं आना चाहते। ये सिर्फ केयर टेकर हुकूमत के लिए और जो जिस तरह का ये एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलाना चाहते हैं उसके लिए वापस आना चाहते हैं। हम वेलकम करते हैं। अभी पहले ये 35 लोग जो हैं ये जाके इलेक्शन लड़े। सही है। वासिक कयूम साहब, अब क्या रास्ता होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास? क्या वाकई शकूर शाद की तरह जाएंगे अदालत के पास और जाकर 35 के 35 लोग कहेंगे कि जी हम तो नहीं इस्तीफा देना चाहते थे, ये कैसे कबूल कर लिया, हम तो स्पीकर के पास गए ही नहीं थे? शेर का एक मिसरा था ना कि शर्म अगर तुमको नहीं आती। मैं हैरान हूं इनके ऊपर, दीदा दिलेरी के ऊपर, कि एक तो इलेक्शन से भाग रहे हैं कि किसी तरीके से इलेक्शन से जान छुड़ाई जाए। क्यों छुड़ाई जाए? क्योंकि जब इमरान खान इलेक्शन लड़ता है 11 सीटों 9 सीटों पे तो वो रिकॉर्ड कायम करता है 8 सीटों पे। वो जब पंजाब में उसकी पार्टी इलेक्शन लड़ती है 20 सीटों पे तो वो जीत जाती है 15 सीटें, और हुकूमत किसकी होती है? हमजा शहबाज की। भाई तो आप मुझे ये बताएं कि किस मुंह से गवर्नमेंट ये PDM जाए अवाम के पास? और वैसे भी लेकिन वासिक साहब, आपका जो बुनियादी मकसद था, बैन लगा हुआ है भाई, है बुनियादी मकसद आज भी यही है कि हमारे बुनियादी मकसद था वासिक साहब, वो तो ये था ना कि आप जाएंगे और जाकर राजा रियाज साहब को इररिलेवेंट करेंगे ताकि केयर सेटअप के लिए जो मुशावरत हो। जी, आपका तो ये था ना कि चले मुशावरत जो है राजा रियाज साहब से रहो, मुशावरत आपके ऑपोजिशन लीडर के साथ हो जिसको इमरान खान साहब मुंतखब करें, तो वो तो अब भी हो सकता है। तो परेशानी की बात क्या हुई भाई? आप कहा, अब मतलब आपको इतनी बाइसनेस शो करना, एटलीस्ट
जो पिछले 3-4 महीनों से शोर मचा हुआ है कि भाई मैं एक एक शख्स को बुलाऊंगा, स्पीकर कह रहा था, मैं बुला के सुनूंगा, मैं बुला के पूछूंगा, फिर ऑडियो लीक होती है कि जिसका दिल जाएगा हम कहेंगे दस्तखत जाली है, उसको हम लिंगर कर देंगे, और फाइनली वन फाइन डे एकदम उठे, जल्दी से लेटर लिखा, 35 लोगों को फारिग किया, और इलेक्शन कमीशन अभी डाक पहुंची नहीं थी कि पहले साइन होकर साथ ही निकाल दी गई, हाँ जी हमने इन 35 लोगों को डी नोटिफाई कर दिया। देखें ये एक्सपोज्ड है, मैं इनको क्या एक्सपोज करूं, ये अपनी बातों से एक्सपोज्ड है, और इसलिए एक्सपोज्ड है कि ये नहीं, मगर अब सवाल ये पैदा होगा ना कि आपके पास इनके पास अगली स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्योंकि जी सही है। चलिए, मैं सरवर बारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं पतन के और इलेक्शन एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया सरवर बारी साहब, आपको खुश आमदीद। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि ये जो इस्तीफे कबूल किए गए हैं 35 MNAs के, आप इसको कैसे देखते हैं, कितने कानूनी अंदाज में हुए हैं, या क्या इसमें कोई कानूनी सुकुम मौजूद है? क्योंकि स्पीकर साहब का मौक़िफ़ ये रहा है कि एक एक करके मेरे पास आए, तस्दीक करूंगा तो इस्तीफे कबूल करूंगा। अब उन्होंने तस्दीक किए बगैर इस्तीफे कबूल कर लिए, तो ये कैसे आप इसको देख रहे हैं? देखिए, मैं एक तो नुक्ता नज़र है जो PDM की रूलिंग कोalition और स्पीकर साहब मुसलसल ये कहते रहे हैं कि एक एक करके आएंगे, वो मेरे सामने बयान देंगे तो मैं उनके इस्तीफे मंजूर करूंगा। लेकिन हमने देखा कि 10 इस्तीफे उन्होंने पहले मंजूर कर लिए, उसमें तो किसी को नहीं बुलाया, और उसके बाद फिर बाई इलेक्शन हुए तो उसमें खान साहब जीत गए सारी सीटों पर जहां से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, सिवाय कराची के एक हल्के के। तो अभी हम देखते हैं कि सडनली ये खबर आती है कि जी 35 इस्तीफे और मंजूर हो गए, और विद इन फ्यू आवर्स इलेक्शन कमीशन डी नोटिफाई भी कर देता है। तो साफ लगता है कि जो PDM की हुकूमत है, वो खान साहब ने जो मूव चली थी उसकी वजह से लग रहा था कि पैनिक हुई है, और उसकी बिना पर उन्होंने ये कदम उठाया है। लेकिन मुझे ये लगता है कि इसका नुकसान PDM को बहुत शदीद होगा। एक तो क्रेडिबिलिटी का इशू है कि जो नैरेटिव वो बना रहे थे उस नैरेटिव को बिल्कुल उन्होंने यू टर्न लिया है, और PTI के हाथ में एक आर्गूमेंट दे दिया कि वो इसकी बुनियाद पर क्रिटिसाइज़ करे। और अभी कोई साहब आपके चैनल पर फरमा रहे थे कि जो जैसे उन्होंने किया है, उन्होंने अपनी ही पोजीशन को निगेट करते हुए इस्तीफे मंजूर कर लिए। तो इसलिए मैं भी समझता हूँ कि जो पोजीशन उन्होंने ली हुई थी उसके ऊपर उनको खड़े रहना चाहिए था, और जो डिमांड कर रहे थे वो भी होना चाहिए था। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है मजमूई तौर पर एक ऐसा माहौल पैदा हो गया है जिसमें इलेक्शन कमीशन और अदारे जो हैं वो अदारों के तौर पर काम नहीं कर रहे, वो कुछ पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट है उनके लिए काम कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान के आने वाले इंतखाबात के लिए सही नहीं है। पाकिस्तान की जो माली हालत है उसके अंदर ये मज़ीद गैर यकीनी और लोगों का जो एतमाद है अदारों के अंदर उसको डैमेज कर रहा है। और मेरा अपना ख्याल है कि तमाम सियासतदानों को मिल बैठकर कोई रास्ता निकालना चाहिए, और सिविल सोसाइटी और आवाम को अपना दबाव बढ़ाना चाहिए मीडिया के ज़रिए और पीसफुल तरीकों के ज़रिए इंतजामिया के ऊपर दबाव आना चाहिए। सही है सर भाई साहब, लेकिन ये जो मूव है जिसको आप कह रहे हैं कि खुद PDM को ये नुकसान पहुंचाएगी, क्रेडिबिलिटी को मुतासिर करेगी, लेकिन इससे कम से कम ये नहीं हुआ कि शहबाज शरीफ साहब को अगर सदर साहब कहते हैं कि एतमाद का वोट लें और वो किसी वजह से एतमाद का वोट नहीं ले पाते 2-3 लोगों के इधर उधर होने की वजह से, क्योंकि इमरान खान कह रहे हैं कुछ लोगों को वो टेस्ट करने जा रहे हैं, तो फिर मामला जब रन ऑफ इलेक्शन में जाएगा तो शहबाज शरीफ सर्वाइव करेंगे। इस मूव से कम उन्होंने अपने आप को सर्वाइव कर लिया, करने की राह पैदा कर ली है। क्या ये नहीं होगा इससे? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो डैमेज है वो बहुत बड़ा है। शहबाज शरीफ साहब की प्रीमियरशिप इज़ अ स्मॉल थिंग। पाकिस्तान की आवाम के लिए क्या सवाल आता है? मीडिया कौन से नैरेटिव को आगे चलाना चाहता है? मीडिया एक प्राइम मिनिस्टर और दूसरे प्राइम मिनिस्टर के दरमियान डिबेट करना चाहता है, या मीडिया पाकिस्तान की आवाम और चंद सियासतदान जो अशराफिया है जिनके मफादात की लड़ाई है उसके दरमियान बहस करना चाहता है, या कोई और जो चंद अफराद हैं, चंद अशराफिया के एक परत है, एक अशराफिया का एक सेक्शन है, फैक्शन है, उसके इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना चाहता है। तो मेरा ख्याल डिबेट मीडिया के ऊपर भी फर्ज ये आयद होता है कि वो एक नैरेटिव ऐसा डिस्कोर्स चलाए जिससे पाकिस्तान का इंटरेस्ट, पाकिस्तान के अवाम का इंटरेस्ट लार्जर इशू को देखना चाहिए। चंद सियासत जी दुरुस्त फरमाया आपने।
बिल्कुल सही है, लेकिन सर एक और पहलू पर मैं राना एहसान अफजल साहब के पास आना चाहता हूँ। ना साहब, मामला ये है कि ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं, इमरान खान इलेक्शन के लिए कर रहे हैं और आप लोग चाहते हैं कि अभी इलेक्शन वक्त पर हो, अभी इलेक्शन में ना जाना पड़े। लेकिन जो परवेज़ इलाही साहब हैं उन्होंने भी आज एक बयान दिया है, वो कह रहे हैं कि पसे पर्दा मुज़ाकरा चल रहे हैं और बातचीत यही हो रही है कि 3 महीने में इलेक्शन हो जाए। मैं आपको सुनाना चाहता हूँ परवेज़ इलाही साहब ने क्या कहा, सुन लीजिए। देखिए, इलेक्शन जनरली होगा इसलिए कि कुछ चीज़ें अभी पसे पर्दा मुज़ाकराती स्टेज पे हैं और आपको जल्द पता चल जाएगा कि ये हो नहीं सकता, क्योंकि लोगों की डिमांड है और इनको समझ नहीं आ रही बेवकूफ़ों को कि ये डिफ़ॉल्ट कर रहा है। हमारा जो मुल्क है ना, खुदा न खास्ता कहीं ऐसी सूरत हाल ना हो जाए श्रीलंका वाली, तो उसको बचाने के लिए सारे तमाम हल्के सर जोड़ कर बैठे हैं और वो यही फ़ैसला कर रहे हैं आजकल। तो इंशाल्लाह ताला इनको जल्दी इलेक्शन कराना पड़ेगा और विदिन 3 मंथ्स इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। राना साहब, परवेज़ इलाही भी वही बात कर रहे हैं कि मसला बड़ा है, मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है और आप सारी अपनी चालें चल रहे हैं कि खुद को किसी तरह से 2-4 महीने के लिए बचा लें। इसका जवाब दीजिएगा, एक छोटा सा मैं ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। राना साहब, मैं सवाल आपकी तरफ छोड़ गया था ब्रेक पर जाने से पहले कि इलेक्शन तो 3 महीने में सब लोग देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी मुल्क का मसला इतना बड़ा है। सरवर बारी साहब भी यही कह रहे थे कि आप पाकिस्तान के मसाइल को देखें। मैं फवाद चौधरी साहब की ट्वीट भी आपके सामने रख देता हूं। वो कहते हैं कि जी हमारे इस्तीफे कबूल करने का शुक्रिया, लेकिन जब तक आप 70 और इस्तीफे कबूल नहीं करते, लीडर ऑफ अपोजिशन और पार्लिमानी पार्टी के ओहदे तहरीक इंसाफ के पास ही आने हैं और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी तहरीक इंसाफ का हक है। उम्मीद है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इस ज़मीन में हमारे ज़ेरे इल्तवा केस में फैसला देंगे। तो आप क्या बेनिफिट? देखिए मसला वाकई हमें ब्रॉडर पिक्चर को देखना चाहिए। ब्रॉडर पिक्चर ये है कि इस मुल्क को माशी खाई में पीटीआई ने गिराया, जिसको हम साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। मसला ये है, जो ब्रॉडर पिक्चर है वो ये है कि हम आईनी तरीके से आए और ब्रॉडर पिक्चर ये है कि इमरान खान को अपोजिशन का रोल अदा करना चाहिए था, लेकिन इमरान खान इक़्तिदार निकलने के बाद वो डेस्परेट हुआ है कि मैं किसी तरीके से, अब उसको लगता है कि पॉपुलर हूं, तो वो भी कह सकते हैं कि आप डेस्परेट हुए थे इसलिए आप आ रहे थे, वरना 5 साल पूरे करने देते। हम एक आईनी तरीके से आए, वो भी आईनी तरीके से इलेक्शन में जा रहे हैं। नहीं तो ठीक है, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आईनी तरीके से जा रहे हैं। स्पीकर ने भी आईनी तरीके से जो है वो ये इस्तीफे लिए। यूं तो सब कुछ आईनी तरीके से नहीं लिए ना, ये तो सवाल है। ये देखिए, अभी आपने चीफ जस्टिस साहब की वो बात सुनाई कि वो उनका प्रेरोगेटिव है, स्पीकर का प्रेरोगेटिव है, उन्होंने अपना प्रेरोगेटिव इस्तेमाल कर लिया। ये इस्तेकाक उनका है कि उन्होंने किस तरह तस्दीक की, किस तरह वो सेटिस्फाई हुए। देखिए ब्रॉडर पिक्चर क्या है? ब्रॉडर पिक्चर ये है कि आपस में ऑपोजिशन हुकूमत की बातचीत होनी चाहिए, एक दूसरे पे कत्ल के इल्जाम नहीं लगाने चाहिए सियासी मफाद लेने के लिए। तो ये कौन कर रहा है? अगर आज जो है एक यानी कि बातचीत नहीं है ऑपोजिशन हुकूमत की, आज जो एक पोलराइजेशन का माहौल है वो तो इमरान खान ने बुलाया हुआ है। अगर उस माहौल इमरान खान ने वो बनाया हुआ है, क्या आगे जो जितनी जमातें वो घुटने टेक दें उसके सामने? क्यों टेक दें? एक आदमी की अना जिद के आगे क्यों सारे जो हैं वो परेशान हो जाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं समझता हूं कि जो हमारा आईनी हक है कि ये टेन्योर हुकूमत पूरा करे, हम पूरा करेंगे। इमरान खान जो है वो बुली नहीं कर सकता पूरी पाकिस्तान की जमहूरी पार्टी। ये जिद है, ये उसकी जिद है। नहीं, ये आपकी भी जिद है कि नहीं 3 महीने में इलेक्शन कराएंगे। देखें, हमारा आईनी हक है, या तो ना हो तो हम बिल्कुल कराएं। और देखिए, इलेक्शन से कौन भाग रहा है? इलेक्शन से कोई नहीं भाग रहा। आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान आपको फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तो आईनी तरीके से तो उसमें आप तैयार हैं? तो कराएं। हो रहा है, हमारा चीफ साहब मशवरे कर रहे हैं कि इसको कैसे हम हुकूमत को 6 महीने तक एक्सटेंड कर दें। देखिए वो क्यों कर रहे हैं? देखें, हमारा तो पार्लिमानी बोर्ड बन रहा है जो कि टिकट्स के लिए जो है वो बोर्ड बन चुका है, पार्टी बोर्ड बन चुका है, जिसने टिकट्स आगे अलॉट करने। नवाज शरीफ साहब ने अनाउंस कर दिया है कि आप इलेक्शन की तैयारी करें, इसकी तरफ जाएं। मरियम नवाज वापस आ रही हैं कि वो अपनी पार्टी को रीऑर्गेनाइज करें और इस हम माहौल के अंदर एंटर करें। तो वो सब कुछ तो हो रहा है जी। देखें, बात ये है कि ये मुल्क जो है दाव पे लगा हुआ है जब से इमरान खान ने 2018 में हुकूमत की है। एक कम्युनिकेशन का गैप है। जब वो हुकूमत में थे उस वक्त की ऑपोजिशन का, आज हम हुकूमत में आज की ऑपोजिशन का जिम्मेदार इमरान खान। बिल्कुल ठीक है। वासिक क़य्यूम साहब, मैं जरा एक और मौजूद पर आप तीनों की राय चाहता हूं। आपसे शुरू करते हैं, मैं सरवर भाई साहब के पास आता हूं। हुजूर मेरी बात सुने ना, यही बातें सुन के ना
2018 से लेके जब तक ये हमारे पे शबखून नहीं मारते थे असेंबली में, यही बातें सुन सुन के गुजारा किया कि हमारे पास मौशी टीम के लिए ऐसे सूरमा मौजूद है कि 13 जमातों का सर जोड़ के ये चूचू का मुरब्बा निकलेगा जिसने पूरे मुल्क की इकोनॉमी को तबाह करके रख दिया। और हमने कहा कि इन्होंने तबाह किया, इन्होंने कहा हमने तबाह किया। बिल आखिर क्या होता है? बिल आखिर ये होता है अवाम के पास जाते हैं, अवाम इतनी बच्ची नहीं है, अवाम समझती है सारी बात, अवाम के पास गए, बुरे तरीके से पिटे। ये 9 सीटों के ऊपर पिटे जिसपे खान साहब लड़े, ये 20 सीटों पर लड़े जो पंजाब में हुआ। किस मुंह से ये लोगों के पास जाए बता देना। सिर्फ इनका एक ही एजेंडा था कि हमने अपने केसेस माफ कराने, अगर केस हम माफ कराए तो इमरान खान हमें लटका देगा, भाई वो हमारी जान नहीं छोड़ेगा। तो ये कहते हैं हम घुटने टेक दिए आप लोगों ने, नहीं टेके तो आ जाए, जमहूर की बात करें, कराएं इलेक्शन। और जो मुल्क मुतमिल नहीं हो सकता, आगे चल ही नहीं सकता जब तक आपकी इकोनॉमी ठीक नहीं होगी। क्या बात कर रहे हैं भाई? और आप किस मुंह से जाके दुनिया वालों से मांगे? चले सर, जिन सूबों में आप इलेक्शन की तरफ बढ़ गए हैं, वासिक साहब, में से क्या जिन 2 सूबों में आप इलेक्शन की तरफ बढ़ गए हैं उसमें अब भूरी हुकूमत के क़याम का अमल जो है वो दरपेश है। इसमें आपने जो नाम दिए हैं उसमें से एक साहब अभी रिटायर नहीं हुए, एक से आपने कॉन्सेंट ही नहीं ली, और तीसरे के बारे में ऑपोजिशन को एतराज़ात हैं और उनकी दौर शरीयत का मामला भी सामने आ गया है। तो आपने अगरचे दूसरी तरफ से जो नाम आए हैं वो तो खैर जबकि शायद ज्यादा काबिल एतराज हो बहुत सारे लोगों के लिए, जबकि जो दूसरी तरफ से नाम आए जी, जबकि दूसरी तरफ से जो नाम आए उनमें मौसूफ के ऊपर नैब के केसेस हैं। तो आप मुझे बताएं कि ये किस जमहूरियत की बात करते हैं? कैसे आप किसी पॉइंट पे कन्वर्ज कैसे होंगे भाई? आप कैसे कन्वर्ज होंगे किसी पॉइंट के ऊपर जब तक आप लोग नॉन कंट्रोवर्शियल बंदों को सामने नाम नहीं देते? तो ये तो खैर इनकी ये तो यही है, ये तो नहीं चाहते किसी सूरत भी कि मुल्क में अमन हो, मुल्क में गरीब की बात हो, मुल्क की बेहतरी की बात हो। अच्छा, मामला ये है वासिक साहब कि आपके पास जो आईनी रास्ते थे, आपने 2 सूबों में वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज किया और आप इलेक्शन में ले गए, लेकिन जहां पर आप आईनी तौर पर नहीं कुछ कर पा रहे वहां फोर्स क्यों कर रहे हैं इलेक्शन के लिए? अगर आपके पास कोई आईनी रास्ता है तो नेशनल असेंबली को भी ले जाइए इलेक्शन में। नहीं, मेरी बात सुने, आईनी रास्ता बाज़ चीज़ों का जवाब जो है ना वो अब देन यू सेट असाइड द प्रिंसिपल्स एंड डू व्हाट इज़ राइट। सो पाकिस्तान की इकॉनमी को देखते हुए आप क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 66% मुल्क में इलेक्शन हो रहा होगा और 35 और 34% मुल्क में गवर्नमेंट है पीडीएम की 13 जमातों की, और 13 जमातें कैसे मुल्क को चलाएंगी जब और एक और बात सर, मेरी बात समझें, ये जो भी 35 सीटों वाला ड्रामा हुआ है ना, ये इसके पीछे स्टोरी है। स्टोरी ये है कि भाई आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों, जो मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत बड़ी दरार है कि भाई केसेस माफ करा लिए हैं, पूरी पार्टी तबाह बर्बाद होगी, हम लोग जलसे तक नहीं कर सकते, तो लेट्स गो फॉर इलेक्शन, और केसेस तो आपने माफ करा लिए। तो ये इनके अंदर दरार है कि एक साथी कहता है इलेक्शन की तरफ जाए, बड़ा भाई कहता है इलेक्शन की तरफ जाए, छोटा कहता है हमने नहीं जाना। इस दरार के बायस आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों पीडीएम टूटेगी, फेडरल टूटेगा, और ये लोग किसी सूरत भी बाहर जाके पाकिस्तान के मामलात को हल करने के लिए मौशी सोल्यूशन नहीं दे सकते। इनको अल्टीमेटली इलेक्शन में जाना है। उस इलेक्शन में जाते हुए इन्होंने ये सोचा कि अगर राजा रियाज साहब ना हुए तो फिर हम लोग मिलके ये खीर नहीं खा सकते, तो उन्होंने प्लान किया कि भाई जल्दी से इनके 35 फारिग आज करो, थोड़ा टाइम गुजारने के बाद होगी। ये इनकी स्ट्रेटेजी है बचने की। सही है, लेकिन आपके पास 70 लोग हैं, आप 70 जाएंगे तो फिर भी आप 70 लोग वापस चले जाएंगे तो फिर भी आप अपना ऑपोजिशन लीडर बना सकते हैं। वो तो अभी भी रास्ता आपके पास मौजूद है, आप बना सकते हैं। बिल्कुल सही। सरवर भाई साहब, सर ये बताइए 2 नाम जो आज आए हैं, जी बिल्कुल बना सकते हैं जी। सरवर भाई साहब, ये 2 नाम जो आज पीडीएम की तरफ से सामने आए हैं, पीएमएलएन की तरफ से, उसमें एक आहत खान चीमा साहब का भी है। चले इन पर नैब के केसेस तो एक अलग बात है, वो को एक्यूज्ड हैं वो अलग बात है, ट्रायल चल रहा है अलग बात है, लेकिन वो एक सिटिंग मिनिस्टर, एडवाइजर टू पीएम ऑन एस्टैब्लिशमेंट टू सिटिंग मिनिस्टर के बराबर उनका ओहदा है। एक सिटिंग मिनिस्टर क्या केयर टेकर सेटअप में चीफ मिनिस्टर लग सकता है? देखिए, मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ें तो कानूनी होती हैं और कुछ अखलाकी चीज़ें होती हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ऐसे नाम देना जो खुद ही मुतनाज़ा हो जाएं। बाज़ औक़ात माजी में भी हमने देखा है कि जानबूझकर किसी जमात ने कुछ ऐसे लोगों के नाम भी दिए हैं जो मुतनाज़ा हो जाएं। और वो ऐसा क्यों होता है? बाज़ औक़ात ये होता है कि माजी में कोई ऐसा तल्लुक़ होता है या कोई ब्लैक हॉर्स लेके आना होता है, तो बहुत सारी पेचीदगियाँ होती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि एक आपका एडवाइज़र हो, उसका मिनिस्टर के बराबर का होता हो
और आप उसका नाम दें, या आप एक ऐसे शख्स का नाम दें जिसके ऊपर मुकदमात हों नैब के अंदर और वो उन्हीं मुकदमात में मुलव्वस पाया जाए, जिनमें जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं साबका या मौजूदा। तो मैं समझता हूँ कि इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, अनएथिकल लगता है ये साफ बात। अगर ये गैर आइनी या गैर कानूनी नहीं है तो अनएथिकल तो लाजमी लगता है। इसी तरह डुअल नेशनल को रेकमेंड करना उसका नाम, तो मेरा अपना ख्याल है कि हमें जो केयर टेकर सेटअप के बारे में हमारा कानून है उसमें शफाफियत लाने की ज़रूरत है। मसलन दोनों पार्टियां जो नाम दे रही हैं उनकी जो सीवी है, उनका जो माजी है, उनकी जो सियासी वाबस्तगी है, उनके जो खानदान की सियासी वाबस्तगी है, ठीक है, अनएथिकल चाहिए और जी पब्लिक हियरिंग होनी चाहिए। आप कह रहे हैं जैसे इसको अवॉइड करना चाहिए था। मैं ठीक है सर, मैं आखिरी कमेंट जरा ले लूँ राना एहसान अफजल साहब से। राना साहब, ये आहद चीमा साहब का नाम, चले आप कह देंगे कि उनके ऊपर जो केसेस हैं वो तो झूठे हैं ना, वो तो मैं पहले आपका आर्गूमेंट मान ही लेता हूँ, लेकिन एक सेटिंग मिनिस्टर को आप कैसे केयर टेकर सेटअप में लगा सकते हैं? और फिर आपने कैसे ये तस्वुर कर लिया कि उनको आप बाकी जमातें भी कबूल कर लेंगी और वो मुतनाज़े नहीं हैं बाकियों के लिए? देखिए, ये जो नाम है ये मुशावरत से दिए गए, जो PDM की जमातें हैं उन सब से मुशावरत की गई, और हम समझते हैं कि नहीं, मुशावरत तो जाहिर है आईनी तौर पर तो चीफ मिनिस्टर के साथ होनी है ना, लेकिन आपके मुखालिफ सियासी जमातों के साथ। तो अब ये उनके, अब हमने ये नाम भेज दिए जो परवेज इलाही साहब हैं, वो या इनको कबूल लेंगे या इनको रिजेक्ट कर लेंगे, और अगर रिजेक्ट कर लेंगे तो क्या ज्यादा आपका आईनी इदारा ज्यादा अच्छा ना होता कि गैर मुतनाज़ा लोगों के नाम आप देते? क्या ऐसे लोग मौजूद नहीं हैं? देखिए, हम समझते हैं ये गैर मुतनाज़ा लोग हैं, सर मिनिस्टर हैं ये नहीं, लेकिन देखें, एक वो पार्टी मेंबर नहीं रहे, वो ब्यूरोक्रेट थे, और वो आज से कुछ अरसे तक ब्यूरोक्रेट रहे, तो हम समझते हैं कि वो न्यूट्रल आदमी हैं, और अगर वो उनकी काबिलियत थी जिनकी वजह से उनको इंडक्ट किया गया, तो ये तो नहीं है कि वो उनका अगर हिस्ट्री निकाल के देख लें तो उन्होंने कभी PTI के खिलाफ कोई एक लाइन नहीं बोली होगी या एक बयान नहीं दिया होगा, तो ही इज़ अ न्यूट्रल पर्सन टू अस। तो अगर उनको मुतनाज़ा जो है वो की नज़र से अगर PTI देख रही है, उनका पर्सपेक्टिव है, लेकिन हम समझते हैं कि वो कोई आप उनकी हिस्ट्री में निकाल के दिखा लें कोई पॉइंट जो उन्होंने कोई कंट्रोवर्शियल बात की हो जो हमारी जमात के साथ हो और उनकी जमात के खिलाफ हो, ऐसा कुछ नहीं है। सही। लास्ट कमेंट वासिक साहब, ये बताइए कि इससे पहले कि मजीद लोगों के इस्तीफे कबूल किए जाएं, फौरी तौर पर पार्लियामेंट में जाएंगे? जी बिल्कुल, ये डिसीजन होने को बाकी है अभी, लेकिन वेरी सून, मेरे ख्याल में इन कपल ऑफ डेज हम डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया वासिक कयूम वासिक साहब, राना एहसान अफजल साहब और सरवर भाई साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।